नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का केबल सेल्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं कुमार अनुराग और जैसा आप जानते हैं मैं ये जो सेशंस कर रहा हूं वो जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी की क्लास कर रहा हूं। और यहां पर इस सेशन में मैंने बार बार कहा आपसे, ये बीपीएससी, यूपी पीसीएस और जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनके पीसीएस एग्ज़ाम में जनरल साइंस के अंतर्गत जो बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये वीडियो या ये सेशन आपका मदद करेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बायोलॉजी के एक नए चैप्टर के साथ, जिस नए चैप्टर को आप यहाँ पर देखेंगे स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, है ना, यानी मानव के कंकाल तंत्र के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और मानव का जो कंकाल तंत्र है इसके विषय में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे पीसीएस में, जहाँ पर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मोस्टली वहाँ पर जो एम्फेसिस दिया गया है क्वेश्चन में वो दिया गया है कुछ जो वैज्ञानिक नाम होते हैं हमारी हड्डियों के, है ना, अलग अलग हड्डियों के जो नाम होते हैं या तो वो पूछा गया आपसे, या फिर हड्डियों की संख्या को लेकर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो किए गए हैं। तो इस तरीके के हर एक प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरी तरीके से शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको ये पता चले कि एक एक हड्डी का नाम क्या है। एक एक हड्डी में मोटे तौर पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वही बताया, क्योंकि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना है, हमें बहुत ज़्यादा तकनीकी चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम नीट का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। हमें एक जनरल नॉलेज चाहिए अपने शरीर के कंकाल तंत्र या अपने शरीर के हड्डियों के बारे में। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी करा रहा हूँ। तो आइए एक एक करके हम बात करें जो हमारे कंकाल तंत्र की अस्थियाँ हैं उनको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अगर हम ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे या मानव के कंकाल तंत्र की बात करेंगे, तो मानव के कंकाल तंत्र में कुल मिलाकर 206 अस्थियाँ होती हैं, है ना। मानव के कंकाल तंत्र में कुल मिलाकर आपको जो है वो 206 अस्थियाँ मिलेंगी। इन 206 अस्थियों को आपको याद रखना है। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, यहीं पर मैं बता दूं कि अगर आप इन 206 अस्थियों को देख रहे हैं तो, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई शिशु में, है ना, शिशु में जो अस्थियां होती हैं, शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो आप देखें कि एक वयस्क मनुष्य में जो अस्थियों की संख्या है वो बताई जा रही है 206। तो ऐसा नहीं है कि शिशु में अस्थियां जो है वो कम हो जाएंगी। शिशु में अस्थियां जो हैं वो कितनी होंगी, 300 से भी ज़्यादा अस्थियां होती हैं। आपको ये जानकर अगर आश्चर्य हो रहा होगा तो मैं आपको बताऊं कि शिशु में जो अस्थियां होती हैं वो पूर्ण नहीं होती, है ना। बहुत सारी अस्थियां ऐसी होती हैं जो कि छोटे छोटे कई भागों में होती है और उपास्थियों से जुड़ी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चों की मालिश वालिश करते हैं माता पिता या घर के जो बुजुर्ग हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चों को पूरी तरीके से, है ना, एकदम हाथ इधर से इधर मोड़ देते हैं या पैर इधर से इधर मोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस समय बच्चों की अस्थियां काफ़ी मुलायम और कई पार्ट्स में बटी होती हैं। तो इसलिए शिशु में जो अस्थियों की संख्या आपको देखने को मिलेगी, वो अस्थियों की संख्या आपको कितनी मिलेगी, 300 प्लस मिलेगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य वयस्क हो जाता है, वयस्क होने के बाद अस्थियां फ्यूज होती जाती हैं, अस्थियां एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं जो छोटी छोटी हैं, और इस तरीके से पूर्ण रूप से 206 अस्थियां ही जो है वो मानव के शरीर में होती है, जो पूरे मानव के कंकाल तंत्र को बनाने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज और भी जान लें कि जो अस्थियां स्टडी की जाती हैं या साइंस ऑफ बोन्स या अस्थियों के विज्ञान को क्या बोलते हैं, तो ये भी एक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पीसीएस एग्जाम में बहुत कॉमन है। तो आपको ध्यान रखना है कि साइंस ऑफ बोन्स जो है यानी अस्थियों के विज्ञान को जो है हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 206 अस्थियां हैं, इन 206 अस्थियों से बने मानव के कंकाल तंत्र को आप दो भागों में बांट सकते हैं।
मानव के कंकाल तंत्र के एक भाग को आप अक्षीय कंकाल तंत्र बोलेंगे, जो मानव शरीर के मुख्य अक्ष को बनाएंगे। मुख्य अक्ष का मतलब क्या हुआ कि ये आपके सिर से लेकर, है ना, सिर से लेकर कमर तक, है ना, सिर से लेकर कमर तक का जो पूरा सेक्शन है, उस सेक्शन की अस्थियों से बना जो पूरा हिस्सा होगा उसको हम अक्षीय कंकाल तंत्र बोलेंगे या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बोलेंगे। और इसके अलावा आप देखें, सिर से लेकर कमर तक का जो पूरा हिस्सा है, बाकी का कौन सा हिस्सा जो है वो इससे जुड़ा होता है, तो आप बोलते हैं उसको उपांगीय कंकाल तंत्र। उसको क्या बोलते हैं? उपांगीय कंकाल तंत्र, या अंग्रेजी में इसे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। और इसके अंतर्गत जो है वो हाथ और पैर, ठीक है, हाथ और पैर, और इनको जोड़ने वाले, इनको अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने वाली जो अस्थियां हैं, वो अस्थियां इसके अंदर आएंगी। हाथ और पैर तथा इन्हें इन्हें अक्षीय कंकाल तंत्र, इन्हें अक्षीय कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने वाली अस्थियां, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो हैं इन अस्थियों के बारे में जानकारी ले लें। जोड़ने वाली अस्थियां, इन अस्थियों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी अस्थियां हैं जो हाथ और पैर को जोड़ती हैं, किससे? अक्षीय कंकाल तंत्र से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले जो है ये हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र है या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितने बोन है? 80 बोन्स है। और बाकी 206 में से 80 घटा लेंगे तो बाकी की 126 हैं, वो आपके उपांगीय कंकाल तंत्र को बनाती है। किसे बनाएंगी? उपांगीय कंकाल तंत्र को बनाएंगी। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अक्षीय कंकाल तंत्र है, जैसे मैंने बताया सिर से लेकर कमर तक, ठीक। तो आप शुरू करेंगे अपने खोपड़ी वाले हिस्से से। खोपड़ी यानी अंग्रेजी में आप स्कल बोल दीजिए। ये वो हिस्सा है जिसमें आप एकदम सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर और आपके गर्दन के ऊपर तक का जितना भाग है उसको आप खोपड़ी के हिस्से में रखेंगे। और खोपड़ी में कुल मिलाकर 29 अस्थियां या 29 बोन्स होते हैं, है ना। खोपड़ी यानी स्कल में 29 बोन्स होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो दूसरा हिस्सा जो है वो मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम का होगा। आप पीठ वाले हिस्से में देखें, और जहां पर आपका सिर खत्म हो रहा है ना, गर्दन जहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां से लेकर आप कमर तक के हिस्से तक आएंगे, और ठीक बीचों बीच अगर आप पूरा छूते हुए चलेंगे या एक उंगली को ऊपर से नीचे तक लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बीच में थोड़ा उभार और थोड़ा धंसा हुआ हिस्सा होते हुए आप एकदम नीचे कमर तक के हिस्से तक पहुंच जाते हैं। ये पूरी एक श्रृंखला होती है अस्थियों, और अस्थियों की श्रृंखला को आप जो है मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं ना। एकदम कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और इनमें अस्थियों की टोटल संख्या जो होती है वो 26 होती है, ठीक। अब पीठ के बाद आप आ जाए छाती वाले हिस्से में। तो आगे से जब आप अपनी छाती वाला हिस्सा देखेंगे और अपने दोनों हाथों को छाती के दोनों ओर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी उभार और अंदर धंसा हुआ हिस्सा होता हुआ आप थोड़ा नीचे तक आ जाएंगे। इनको आप पसलियाँ बोलते हैं। पसलियाँ जो कि आपके लंग्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए या छाती वाले हिस्से को जो है वो पूरी तरीके से एक कंकाल स्वरूप देने के लिए ये पसलियाँ वहाँ पर कार्य करती हैं या वहाँ पर उपस्थित होती हैं। तो इनमें जो संख्या होती है अस्थियों की वो होती है 24। ध्यान ये रखना है कि पसलियों की जो अस्थियाँ होती हैं जिनको आप 24 गिन रहे हैं, इनको आप 12 जोड़ी अस्थियाँ भी बोल सकते हैं। 12 जोड़े जो हैं वो अस्थियों के होते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? पसलियों में। और इसके अलावा देखिए, हमें 80 काउंट करना था। 80 में से 29 और 26 और 24 इनको मिला लेंगे तो 79 यानी 79 अस्थियाँ हो गई, 79 बोन्स हो गए। एक अस्थि जो है इसको आप स्टर्नम या उरोस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं या उरोस्थि। उर का मतलब भी छाती होता है, तो उर के पास यानी छाती के पास आने वाली एक कौन सी अस्थि है? ये स्टर्नम जो है वो छाती के ठीक बीचों बीच आने वाली अस्थि होती है।
ठीक है। आप आगे से गले का वो हिस्सा छुए जहाँ से आपको नीचे आते हुए गले में ऊपर ठुड्डी से आपके नीचे आते हुए जो है चिन वाला हिस्सा जो है आपका, चिन से अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे आने पर आपको एक जो है वो गड्ढा सा मिलेगा गले में, और उसके नीचे से एक अस्थि शुरू हो रही है जो ठीक बीचों बीच ही आप चलते जाए और नीचे तक आएंगे तो आपको एक अस्थि मिलेगी। इसको आप स्टर्नम बोलते हैं, ठीक बीचों बीच। और ये जो स्टर्नम होता है ये वो अस्थि है जिस पर आकर पसलियाँ जुड़ती हैं, है ना। पसलियाँ ये जो आपको 24 हड्डियाँ दिखाई दे रही है या 12 जोड़े अस्थियाँ, ये अस्थियाँ जो हैं ये आकर उरुस्थि में या स्टर्नम में जो है वो जुड़ती है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली अक्षीय कंकाल तंत्र के अस्थियों की। जो 80 अस्थियाँ हैं वो हम कैसे बांटते हैं, अभी मैं आपको हर एक सेक्शन में पार्ट भी करके दिखाऊंगा और चित्र के साथ, ताकि आपको सारी अस्थियों के बारे में एक विजुअलाइजेशन हो और आप अस्थियों के नाम भी जो है वो आसानी से याद कर सकें। तो हम उस पर बात करेंगे। ध्यान रखना है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम बहुत ज़्यादा तकनीकी चीज़ों पर यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये बात करना है कि जो मुख्य मुख्य अस्थियाँ हैं जिनका हमारे शरीर में या शरीर के कंकाल तंत्र को बनाने में विशेष महत्व है ना, हम उन अस्थियों के बारे में, और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन अस्थियों के बारे में हम विशेष यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए उपांगीय कंकाल तंत्र में आपके पास 126 अस्थियां हैं। इन 126 अस्थियों को आप 4 पार्ट में डिवाइड करें। मैंने आपको बताया यहाँ पर हाथ और पैर की अस्थियां, और इसके अलावा इन्हें अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने वाली अस्थियां। तो अक्षीय कंकाल तंत्र से इनको कौन जोड़ेगा, अक्षीय कंकाल तंत्र से 2 हिस्से जोड़ेंगे, और ये दोनों हिस्से एक गड्ढे के समान आकृति बनाएंगे जिसमें कि आपके दोनों हाथ और दोनों पैर आकर जो है वो जुड़ेंगे, है ना। आपके दोनों हाथ और दोनों पैर आकर जो है यहाँ पर जुड़ेंगे इन मेखलाओं में। मेखला का मतलब हो गया एक गड्ढे की तरह की संरचना। तो देखिए कंधे के पास आपके जो मेखला बनेगी उसको आप अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डिल बोलेंगे। ये जो पेक्टोरल गर्डिल होता है इनमें 4 अस्थियां समाहित होती हैं, या 4 अस्थियों से मिलकर ये बनती हैं, या 2 जोड़े आप बोल सकते हैं, क्योंकि अस्थियों के प्रकार आपको 2 ही यहाँ पर मिलेंगे। गिनती में ये 4 हैं क्योंकि जोड़ों में आते हैं, और जोड़े में इसलिए आएंगे क्योंकि आपके शरीर में हाथ 2 हैं, हाथ एक जोड़े हाथ है, एक जोड़े पैर है। तो निश्चित रूप से इन दोनों हाथों को लगाने के लिए आपको एक जोड़े वो गड्ढे वाली संरचना चाहिए, मेखला चाहिए, जिसमें आके ये हाथ जो है वो जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए अंश मेखला जो है इसमें 4 अस्थियां हैं, यानी 2 जोड़े अस्थियां हैं। उसी तरीके से आपके कमर वाले हिस्से में जहां पर आकर आपके पैर है ना, आपके शरीर में एक जोड़े पैर हैं, इन एक जोड़े पैरों को अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने के लिए जिस मेखला का निर्माण होता है या जिस गड्ढे स्वरूप संरचना का निर्माण होता है, इसको आप श्रोणी मेखला बोलते हैं, पेल्विक गर्डिल बोलते हैं। पेल्विक का जो हिस्सा होता है, पेल्विस का हिस्सा जो होता है वो एक्चुअली आपके कमर का हिस्सा होता है, और इस कमर के हिस्से से आप अपने पैरों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे अंश मेखला में 4 अस्थियां थी, यहाँ पर मात्र 2 अस्थियां ही होंगी या एक जोड़े अस्थियां होंगी। उन एक जोड़े अस्थियों में ही आपके जो 2 पैर हैं वो लग जाएंगे। ठीक है, अब ये अंश मेखला और श्रोणी मेखला आपने समझ लिया। अब इसके बाद मैं अभी आपको आगे चित्र से भी दिखाऊंगा कि अंश मेखला में कौन सी अस्थियां आ रही है और श्रोणी मेखला में। अभी आप सिर्फ यहाँ पर अस्थियों को काउंट कर लें। तो अंश मेखला में 4 और श्रोणी मेखला में 6, श्रोणी मेखला में 2, यानी कुल मिलाकर आपने 6 अस्थियां अभी काउंट कर ली। 126 में से आप 6 घटा देंगे तो 120 बचेंगे। इन 120 अस्थियों को आप 2 पार्ट में डिवाइड करें, 60-60 अस्थियों में, है ना। 60 बोन्स यहाँ और 60 बोन्स यहाँ। ठीक, ये जो 60 हड्डियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये 60 हड्डियाँ आपने लिखा है 4 लिम्स, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 लिम्ब। 4 लिम्ब का मतलब होता है अग्रपाद। देखिए हम हुए हैं प्राइमेट से इवॉल्व, है ना। हमारी जो उत्पत्ति हुई है या हमारा जो एक तरीके से क्रमिक विकास हुआ है वो प्राइमेट यानी कपी से हुआ है। कपी यानी बंदर के बाद जो हमारे पूर्वज बने, जिनमें आप वनमानुष और गिब्बन और जो औरंगेटन है ना, इस तरीके के जो जानवर आप जानते हैं, उनसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है, ऐसा हम मानते हैं। मानते क्या है, ये एक्चुअली ये सत्य है, क्रमिक विकास के अंतर्गत ऐसा हो पाया।
तो शुरुआत में जो कपी हुआ करते थे उनके 4 पैर होते थे, है ना, 4 लिम्स थे। और ये 4 पैर जो हुआ करते थे उनमें से आगे के 2 पैर को फोर लिम्ब और पीछे के 2 पैरों को हाइंड लिम्ब यानी पश्चपाद बोलते थे। अग्रपाद और पश्चपाद, ये जो 2 टर्म्स आए। अब क्रमिक विकास के अंतर्गत हुआ ये कि जो अग्रपाद है वो अग्रपाद परिवर्तित हो गया हाथ में, क्योंकि हम पैरों पर यानी अपने पश्चपाद पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद हमने जो आगे के जो 2 पैर थे उनको हाथ की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, उनसे काम लेना शुरू किया, और जो पीछे वाले पैर थे उनको हमने शरीर का संतुलन बनाकर उन पर खड़े होने और उनसे चलने का जो है वो काम लेना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पहले जब हम 4 पैरों का इस्तेमाल करते थे, उन 4 पैरों का इस्तेमाल हम चलने के लिए भी करते थे, और उन 4 पैरों में से आगे के जो 2 थे उसका इस्तेमाल हम करते थे अन्य कामों के लिए। फिर बाद में ये चीज़ें क्रमिक विकास के अंतर्गत परिवर्तित होती गई, और फिर जब हम 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़े हो गए और जो आगे के 2 पैर थे उनका हाथों के रूप में इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरीके से फोर लिम्ब में आपके फोर लिम्ब का फॉर्मेशन हो गया, और ये फोर लिम्ब जो है इनमें 60 हड्डियां पाई गई। क्या पाई गई? 60 हड्डियां इनमें देखने को मिलती हैं। तो बाकी की 60 जो है वो आ जाएंगी हाइंड लिम्ब में यानी पश्चपाद में। तो हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों में अस्थियों की संख्या समान होती है। हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 60-60 होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने बताया कि अस्थियों की संख्या जो है वो किस तरीके से चेंज होती है, अस्थियों की संख्या कहां पर कितनी है, ये आपने यहां पर देखा। ठीक है, अब इससे आगे हम देखेंगे एक एक करके कि हमारे जो अस्थियां हैं, जैसे स्कल में अस्थियां हैं वो कितनी हैं, हमारे वर्टिब्रल कॉलम की अस्थियां कौन सी हैं, कितनी हैं, क्या उनमें टाइप्स हैं, और जो प्रमुख अस्थियां हैं उनके विषय में मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम खोपड़ी की अस्थियों से बात करते हैं। खोपड़ी की अस्थियों की बात करते हैं। खोपड़ी में अभी मैंने बताया आपको टोटल 29 अस्थियां होती हैं। कितनी? 29 बोन्स होती हैं, और इन 29 बोन्स को आप फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि यहाँ पर आप 4 भागों में बांट दें इस पूरे खोपड़ी की अस्थियों को। एक भाग जो है उसको आप क्रेनियम या फिर कपाली, है ना, क्रेनियम यानी कपाल। तो कपाल का जो हिस्सा होता है ये वो हिस्सा होता है जो आपके मस्तिष्क के ऊपर का खोल होता है। क्या होता है? मस्तिष्क के ऊपर का खोल होता है। और इन अस्थियों को इसीलिए आप कपाली अस्थियां या फिर क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाली अस्थियां या क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? इनकी संख्या आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इनकी संख्या जो है वो है 8। कितनी है इनकी संख्या? इनकी संख्या जो है वो है 8। तो 8 अस्थियों के साथ आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। 8 अस्थियों के साथ ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन 8 अस्थियों को यहाँ चित्र में देखें। बगल में आपके चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखेंगे आप तो यहाँ पर कुछ अस्थियां ऐसी हैं जो आपको पेयर में दिखाई देंगी, जोड़ों में दिखाई देंगी, और कुछ अनपेयर्ड हैं यानी एक एक अस्थि है। ये जो आपके आगे माथे की अस्थि जो है इसको आप फ्रंटल बोन बोलते हैं, और ये एक ही अस्थि होती है, अनपेयर्ड। इसके अलावा माथे से ठीक बगल में यहाँ पर आप देखेंगे कान के ठीक ऊपर वाले हिस्से में, तो इनको पेराइटल बोन बोलते हैं। ये दोनों तरफ होते हैं कान के ऊपर में, ऊपर के हिस्से में, इनको पेराइटल बोन बोलते हैं। तो ये पेयर में होती हैं। तो देखिए एक अस्थि ये हो गई और 2 अस्थि ये हो गई। कितनी? 3। उसके बाद स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन जो है ये कान के बगल वाले हिस्से में एकदम ठीक आ जाती है। इनको स्फेनॉइड बोन बोलते हैं। स्फेनॉइड बोन जो है वो एक ही होता है ना। ये अनपेयर्ड होते हैं। स्फेनॉइड बोन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। इसके अलावा इथमॉइड बोन जो है ये आपके इधर वाले हिस्से होते हैं। कहाँ? आँख के बगल वाले हिस्से होते हैं, इनको इथमॉइड बोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हिस्सा हो गया कौन सा? ये भी अनपेयर्ड हो गया। इथमॉइड बोन भी जो है वो एक हुए। ठीक है, और इसके अलावा टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन आपको ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं ये आपके पीछे वाले हिस्से में, है ना, इस तरीके से आते हैं। टेम्पोरल बोन ये आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है हरे रंग से, एक यहाँ इस तरफ से दिखाई दे रहा है और एक इस तरफ से। तो इस तरीके से ये भी पेयर में हो गए। ये भी टोटल कितने हो गए? 2। और इसके अलावा एक बोन जो है वो आपका ऑसिपिटल बोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बोन ये है। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर अस्थियों की संख्या आप गिनेंगे तो कितने हो गए टोटल, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 1 7। यहाँ पर एक जो है कहीं छूट रहा है हमारा। एक्चुअली ये जो आपका स्फेनॉइड बोन यहाँ पर आपको बताया गया है, ये स्फेनॉइड बोन एक नहीं होता बल्कि ये पेयर्ड होता है। स्फेनॉइड बोन भी दो होते हैं, ठीक है, स्फेनॉइड बोन भी जो होते हैं वो दो होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड नहीं होते, ठीक है, ये पेयर्ड होते हैं। तो इस तरीके से 2 और 2 4 और 2 6 और इसके अलावा ये दो है ना, आपके टोटल 8 बोन या 8 अस्थियां जो होंगी वो कपाल की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये नाम याद करने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि आपके कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं, आपके क्रेनियम में कितनी अस्थियां होती हैं। तो वो आपको नंबर यहाँ पर याद रखना है, और नंबर कितना है, 8 है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, नंबर कितना है, 8 है। तो 8 अस्थियों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद आइए बात करते हैं फेशियल बोन्स की। फेशियल बोन्स का मतलब आपके फेस पर कितने बोन होते हैं। तो फेस वाला हिस्सा सामने वाला हिस्सा हो गया। इस फेस वाले हिस्से को आप फेशियल बोन्स या यहाँ पर आने वाले अस्थियों को फेशियल बोन्स या फिर आननी अस्थियां बोलेंगे। आनन का मतलब होता है चेहरा, आनन का मतलब होता है चेहरा। तो इसलिए फेस यानी आनन पर जो भी अस्थियां होंगी उनको आप आननी अस्थियां बोलेंगे। नंबर कितने इनके, ये है 14। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, इसलिए आप ये नंबर जरूर याद रखिएगा। आननी अस्थियों की संख्या जो है वो 14। और मैं आपको चित्र से दिखा देता हूं कि आननी अस्थियों में कौन कौन सी अस्थियां आएंगी। ये आपका फेस का हिस्सा है। इस फेस के हिस्से में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नाक वाले हिस्से में नेजल बोन दिखाई देंगे। ये पेयर्ड होते हैं तो इसलिए इनकी संख्या 2 होती है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 और 2 इस तरीके से, ठीक। इसके बाद लैक्रिमल बोन होते हैं। लैक्रिमल बोन जो होते हैं वो आँख के ठीक बगल वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये भी आपके 2 होंगे, ये भी पेयर्ड होते हैं। फिर आपको जाइगोमेटिक बोन दिखाई देते हैं। ये आपके चिक के ऊपर वाले हिस्से में, जो आप छूते हैं यहाँ पर अपने चिक के ऊपर वाला हिस्सा छुएं, ठीक है, आँखों की तरफ जो है, तो वहाँ पर आपको 2 जो है वो बड़ी बड़ी अस्थियाँ या जो हड्डियाँ हैं वो छूने को मिलेंगी। इनको आप यहाँ पर आप चेहरे पर देख रहे हैं, ये पिंक कलर से दिखाया गया है। इनको आप जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। ये भी पेयर में होते हैं, इनकी भी संख्या 2 है। इसके बाद आप देखें नोज वाले हिस्से में यानी नाक वाले हिस्से में, ये बगल में जो आपका चेहरे से सटता हुआ हिस्सा है वहां पर बगल में आपको 2 अस्थियां दिखाई देंगी। इनको आप इंफीरियर नेजल कॉन्चे बोलते हैं। इनकी संख्या भी 2 होती है, ये भी पेयर में होते हैं। और इसके अलावा आपको एक हिस्सा जो आपके ठीक ऊपरी जबड़े के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, है ना, इसको आप जो है वो बोलते हैं मैग्जिला। मैग्जिला भी 2 होते हैं, है ना, नाक के एक तरफ और 2 तरफ। तो मैग्जिला वाला हिस्सा भी जो हो गया वो 2, ये भी पेयर्ड में होते हैं। इसके अलावा वोमर, वोमर आप देखेंगे नाक के ये जो आगे वाले हिस्से में है ना, इस तरीके से एक अस्थि मिलेगी आपको, ठीक है। इसको आप जो है वो वोमर बोलते हैं। ये एक्चुअली जो आप पकड़ते हैं वो कार्टिलेज है, उसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा जो है आपका वोमर का हिस्सा होता है। ये अनपेयर्ड होता है, ये एक ही अस्थि होती है। और इसके अलावा मैंडेबल, मैंडेबल जो है वो आपके निचले जबड़े के आपका जो चिन वाला हिस्सा बनता है, ये जो चिन का हिस्सा बनता है इसको आप क्या बोलते हैं, मैंडेबल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो चिन की अस्थि होती है, जो आपके ठुड्डी की अस्थि होती है, ठुड्डी का जो बोन होता है, इसको आप क्या कहते हैं। ठुड्डी के बोन को आप मैंडेबल बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ चित्र में देखने पर आपको पता भी चल रहा है कि ये जो मैंडेबल है वो कहाँ की अस्थि हो सकती है। अब अगर यहाँ आप काउंट करेंगे तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 1 12। अभी यहाँ पर सिर्फ हमने 12 अस्थियां जो है वो काउंट की, तो बाकी की 2 अस्थियां यहाँ पर दिख नहीं रही। एक्चुअली उनको चित्र में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। जो बाकी की 2 अस्थियां हैं उनको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, आप उस पर ध्यान रखेंगे। जो बाकी की 2 अस्थियां हैं इनको हम बोलते हैं पैलेंटाइन, ठीक है, पैलेंटीन या पैलेंटाइन बोलते हैं। ये भी जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं, ये भी अस्थियां जो होती हैं ये जोड़ों में होती हैं। और ये हिस्सा कौन सा है, तो ये हिस्सा आपके नासिका गुहा यानी कि आपकी जो नेजल कैविटी है, और इसके अलावा आपका जो ऊपरी जबड़ा होता है, इस ऊपरी जबड़े और
नासिका गुहा के बीच का जो हिस्सा होता है वहां पर अस्थि होती है। चूंकि ये अंदर के भाग में है इसलिए इस चित्र में, ये चूंकि 2D डायग्राम है इसलिए इस चित्र में दिखाना उसके उस हड्डी को दिखा पाना पॉसिबल नहीं था। बट आप यहाँ पर अंदाजा लगाएंगे, जो आपका पैलेट यानी ऊपरी तालू का हिस्सा जो होता है ना, तालू आप समझते हैं ना, जीभ जहाँ ऊपर टच करती है आपके मुख गुहा के अंदर, उसको आप तालू बोलते हैं। तो उसके ऊपर एक अस्थि होती है ना, उस अस्थि को हम पैलेंटाइन बोलते हैं। ये भी पेयर में होते हैं और ये भी दो होते हैं। तो जो 12 ऊपर हमने काउंट किया, 12 में ये आप दो जो जोड़ सकते हैं, और इन दो को जोड़ने से आपकी जो अस्थियां होती है वो टोटल, पैलेंटाइन एक जोड़ा जोड़ लिया आपने, तो टोटल अस्थियां हो गई आपकी कितनी, 14। टोटल अस्थियां कितनी होगी, 14 हो गई या 14। ठीक है, तो ये फेसियल बोन हमने काउंट कर लिए। अब आइए जरा एक बार पीछे फिर से मुड़ते हैं। पीछे यहाँ पर आप मुड़ेंगे तो 14 बोन ये हो गए, 8 बोन हमने क्रेनियम के काउंट कर लिए, 22 हो गए। इसके अलावा 6 अस्थियां जो हैं, ये 6 अस्थियां जो हैं इनको आप कर्ण अस्थियां बोलते हैं, या फिर आप ईयर बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण अस्थियां या ईयर बोन्स बोलते हैं। देखिए जो कर्ण अस्थियां होंगी निश्चित रूप से ये आपके कान की अस्थियां होंगी, और ये जो कान की अस्थियां हैं आपके, चूंकि एक जोड़े कान है या दो कान आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो अस्थियों की संख्या आपको 6 बताई जा रही है, ये 6 अस्थियां 3-3 के जोड़े बनाएंगी, है ना। ये 6 अस्थियां जो है वो 3-3 के एक जोड़े बनाएंगी। 3 अस्थियों का एक समूह, बाकी 3 अस्थियों का एक समूह, एक कान में एक समूह और दूसरे कान में दूसरा समूह। ये जो कान की अस्थियां होती हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं चित्र में, तो ये जो कान की अस्थियां हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको आप ऑडिटरी ऑसाइकल्स बोलते हैं या कर्ण अस्थिकाएं बोलते हैं, है ना। मैं इनको हिंदी में अस्थियां, चूंकि इनका जो साइज है वो काफी छोटा होता है, इसलिए इनको अस्थि पूरा ना बोलकर क्या बोलते हैं, ऑसाइकल्स बोलते हैं। इनको कर्ण अस्थिकाएं बोलते हैं, अस्थिका बोलते हैं। थोड़ा नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि छोटी अस्थियों को अस्थिका बोलते हैं। तो इस तरीके से है ये अस्थियां ही, लेकिन साइज में छोटी है इसलिए अस्थिकाएं बोल रहे हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं, अस्थिकाएं बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो ऑडिटरी साइकिल्स है या कर्ण अस्थिकाएं हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी 3 होती है उनको मैं यहाँ पर आपको जो है वो नाम इनके दिखा देता हूँ, इस नाम से आप जो है वो परिचित हो जाए। देखिए पहली अस्थि जो है इसको बोलते हैं मैलियस, ठीक है। दूसरी अस्थि जो है, पहली अस्थि जो हो गई वो हो गई मैलियस। दूसरी अस्थि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं इनकस, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इनकस। और तीसरी अस्थि जो है इसको हम बोलते हैं स्टेप्स, ठीक है। स्टेपीज भी बोलते हैं या स्टेप्स बोलते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर प्रोनाउंस कर लीजिए। ध्यान ये रखना है कि 3 अस्थियां होती हैं। ये नीचे ये जो बॉक्स में 3 अस्थियां हैं जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, इन 3 अस्थियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया आपका मैलियस, ठीक है, ये हो गया आपका मैलियस। यहाँ मैलियस के बाद आपको इनकस, और इनकस के बाद आपको जो है वो स्टेप्स, है ना। ये 3 अस्थियां इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। इनको आप जो है वो शॉर्ट फॉर्म में, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या याद कर सकते हैं, मिस, है ना, MIS याद कर सकते हैं, मिस। मिस देखिए जनरली मिस नहीं होता, है ना, मिस जो है वो मिस नहीं होता, यानी मिस जो है वो आप भूल नहीं पाएंगे एक बार आपने मिस याद कर लिया। मिस क्या बोलना है आपको, मैलियस इनकस स्टेप्स, मैलियस इनकस और स्टेप्स। ये है आपके किस, ये है आपके बाहर से अंदर की ओर, है ना। जैसे जैसे आप अंदर की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे ये अस्थियां मिल रही हैं। अच्छा, ये जो मैलियस होता है ये आपके ईयर ड्रम से जुड़ा होता है। ईयर ड्रम का मतलब जिसको आप कान का पर्दा बोलते हैं। आपका ये बाहरी कान का हिस्सा हो गया, बाहरी कान का हिस्सा जो आप छू पाते हैं। फिर कान में एक छिद्र होता है, उस छिद्र से आप अंदर की ओर जो है वो जब प्रवेश करेंगे, तो अंदर की ओर प्रवेश करने के बाद आपका जो कान है वो बंद दिखाई देता है। बंद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसको आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। ये ईयर ड्रम वही है, जब आपके कान में हवा के माध्यम से ध्वनि तरंगे जाती हैं या साउंड वेव्स जाती हैं, तो उन साउंड वेव्स की एनर्जी से ये जो ईयर ड्रम है ये वाइब्रेट करता है। और इसके वाइब्रेशन को कौन रिसीव करता है, सबसे पहले मैलियस जो है वो रिसीव करता है।
मैलियस के बाद ये ट्रांसफर हो जाता है इनकस में और फिर फाइनली ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, ये फाइनली ट्रांसफर हो जाता है स्टेप्स में। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो स्टेप्स है वो इस ओवल विंडो से, या जिसको कॉक्लिया आप बोलते हैं, इस वाले हिस्से से जुड़ा हुआ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर ध्यान रखना है कि जो आपके तीन अस्थियां मिल रही हैं ये दोनों कानों में मिलेंगी और समान अस्थियां मिलेंगी, इसलिए तीन अस्थियां एक कान में और तीन अस्थियां दूसरे कान में, कुल मिलाकर 6 अस्थियां जो है वो आपकी यहाँ पर बन जाती हैं। इन 6 अस्थियों को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इन 6 अस्थियों के बाद आगे चलिए, तो यहाँ पर आपको एक बोन और दिखाई दे रहा है। इस बोन को आप हायर्ड अस्थि या हायर्ड बोन बोलते हैं। मैं आपको हायर्ड बोन का भी चित्र दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये जो हायर्ड बोन है, सबसे पहले आप इसकी पोजीशन देखिए, हायर्ड बोन की पोजीशन कहाँ है। तो हायर्ड बोन की जो पोजीशन है वो आपको गले वाले हिस्से में नीचे, एक चिन के पीछे वाला जो हिस्सा है इसमें आपको मिलेगा। और इसका आकार देखें किस तरीके का है, इस तरीके का है, जैसे एक नेक बैंड लगा दिया गया हो, इस तरीके का। हालांकि इस नेक बैंड को आप आगे की ओर से अंदर की ओर, आजकल जो आप लोग मोबाइल फोन के वॉइस को सुनने के लिए नेक बैंड लगाते हैं वो पीछे से आगे की ओर लगाते हैं, इसको आप उल्टा समझ लीजिए कि ये नेक बैंड जो है वो आगे से पीछे की ओर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हिस्सा जो है ये आप बाहर से छू के महसूस नहीं कर सकते इस अस्थि को, क्योंकि ये अंदर की ओर है ना, गले से अंदर की ओर जो होती है ये अस्थि पाई जाती है। तो इसको हम हायर्ड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायर्ड बोन बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप हिंदी में ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, हायर्ड अस्थि। ठीक है, और अंग्रेजी में जो है इसकी स्पेलिंग है HYOID। ठीक है, ये हायर्ड अस्थि हो गई। तो अभी आपको जो मैंने बताया था उसमें आपको ध्यान आ जाएगा कि हमारे खोपड़ी में कुल मिलाकर जो 29 अस्थियां बन रही हैं उनमें से कितनी कितनी हैं? 8 अस्थि आपके कपाल की हो गई, इसके अलावा 14 अस्थि आपके आनन यानी फेस की हो गई, 6 अस्थिकाएं आपके कर्ण की हो गई और एक हो गई आपकी हायर्ड अस्थि। कुल मिलाकर इनकी संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई? 14 और 8 22 और 6 28 और 1 29। तो ये संख्या कितनी हो गई? 29 हो गई, 29 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 29 बोन्स आपने काउंट कर लिए, किसके लिए? स्कल यानी अस्थियों के लिए, खोपड़ी के लिए। ठीक है, अब खोपड़ी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो खोपड़ी के बाद जो दूसरा सेक्शन मैंने बताया था वो बताया था मेरुदंड। किसका बताया था? मेरुदंड का हिस्सा बताया था। और मैंने ये कहा था कि ये जो आपका मेरुदंड है, ये मेरुदंड जो है ये आपके पीठ वाले हिस्से में एक पूरा कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, अस्थियों की एक पूरी श्रृंखला सी आपको दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप इस चित्र में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये पीठ वाले हिस्से में आपके गर्दन के निचले हिस्से से ये शुरू हो रहा है, या गर्दन के हिस्से से शुरू हो रहा है और इस तरीके से जो है ना, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से सॉरी शुरू हो रहा है, और ये इस तरीके से एक वेवी लाइन के फॉर्म में है ना, जिसका वेव एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एक वेवी लाइन के फॉर्म में ये जो है पूरा नज़र आ रहा है। और इस अस्थि में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो आपके स्पाइन की अस्थियाँ होती है वो किस तरीके की होती है ना। बीच का इनका हिस्सा जो होता है वो ऐसे आपको खोखला दिखाई देगा, और इसी खोखले हिस्से से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पास करता है जिसको हम स्पाइनल कैनाल बोलते हैं, और उसी से कई सारी नर्व्स जो कि आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त करती हैं संवेदनाएं, और उसको फिर ब्रेन तक यानी आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है, वो इन्हीं अस्थियों के बीच में यानी वर्टिब्रल कॉलम के बीच वाले खोखले हिस्से से होकर ये कैनाल गुजरता है और उसमें से वो नर्व्स या वो तंत्रिकाएं जो हैं वो गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो आपके पूरा स्पाइनल कॉलम है, ये स्पाइनल कॉलम आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया उसको देख लें। यहाँ पर एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है सर्वाइकल का। देखिए, सर्वाइकल वाला जो पार्ट होता है ये आपके गर्दन का हिस्सा होता है ना। सर्वाइकल का जो पार्ट होता है ये गर्दन का हिस्सा होता है। और आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो सर्वाइकल वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, गर्दन वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस गर्दन वाले हिस्से में कुल मिलाकर 7 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 7 बोन्स होती हैं, यानी 7 अस्थियां होती हैं।
अगर इस वाले चित्र में मैं दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1C 2C 3C 4C 5C 6C और 7C। ये 7 सर्वाइकल की अस्थियां होती हैं जो गर्दन के हिस्से को बनाती है, ठीक है। और इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा सर्वाइकल के ठीक नीचे वाला, वो आपके छाती का हिस्सा हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का पार्ट हो जाएगा। और इस थोरेसिक कैविटी के पार्ट वाले भाग में कुल मिलाकर होती हैं 12 अस्थियां। कितनी होती हैं? 12 अस्थियां यहाँ पर आपको मिलेंगी। 12 बोन्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। इन 12 बोन्स को आप थोरेसिक बोन्स, या फिर हिंदी में अगर आप तो सर्वाइकल के लिए यहाँ पर जो है इनके लिए यूज करते हैं हम ग्रीवा, है ना, ग्रीवा का शेरुक इनके लिए शब्द यूज करते हैं। ग्रीवा का शेरुक या फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं इसको। और थोरेसिक वाले को बोलते हैं वक्षीय कशेरुक। क्या बोलते हैं? वक्ष का मतलब छाती होता है, तो वक्षीय कशेरुक के रूप में, थोरेसिक कैविटी के रूप में जो है वो आपको ये मिलेंगे, है ना, वक्षीय कशेरुक हो गया। और तीसरा जो है 12 के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको 5 अस्थियां और मिलेंगी जो आपके कमर वाले हिस्से में मिलेंगी। आपको एक चीज बता दूं कि सर्वाइकल कॉलम की जो अस्थियां होंगी वो इस प्रकार से दिखाई देंगी, ठीक है। वक्षीय कशेरुक की अस्थियां जो होंगी वो इस प्रकार की होती है, और लंबर की अस्थियां जो होती है वो इस प्रकार की होती है। और दूसरी एक और चीज बता दूं, ये हर एक अस्थि में आप देखेंगे कि जो इनके सेक्शंस है, भले ही इनके शेप अलग अलग हैं, लेकिन इनके सेक्शंस के जो नाम है वो ऑलमोस्ट सेम दिए गए हैं, है ना। नाम जो है वो आपको सेम दिखाए गए हैं। और ये जिस हिस्से में आप बॉडी बोल रहे हैं ना, जिस हिस्से में यहाँ बॉडी लिखा हुआ है, इस हिस्से को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर गड्ढे जैसी संरचना होती है, और उस गड्ढे जैसी संरचना में एक डिस्क लाइक शेप होता है, वो इन दो अस्थियों को जोड़ने का काम करता है, और जो इनके बीच में गैप प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है? इनके बीच में जो है वो गैप प्रोवाइड करने का काम करता है। यहाँ पर गैप वैसे आपको दिख नहीं रही है, लेकिन मैं आगे के चित्र में अगर मिलता है तो मैं दिखाता हूँ कि इनके बीच में जो है वो गैप होता है, ठीक है। तो ये जो 5 अस्थियां आपको दिखाई दे रही हैं वो लंबर सेक्शन में या कटी भाग में है। कटी का मतलब कमर होता है, इसलिए इन अस्थियों को हम क्या बोलते हैं? कटिका शेरुक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कटिका शेरुक बोलते हैं, या फिर इनको आप जो है वो लंबर वर्टिब्रा बोल सकते हैं। टोटल नंबर इनके कितने होते हैं? 5। ये आपका हिस्सा हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जैसे 2 अस्थियां आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली और ये वाली, तो इसके बीच में आपको एक गैप मिल रहा है, इसके बीच में गैप मिल रहा है, इसके बीच में गैप मिल रहा है। अब चूंकि ये कर्व्ड लाइन के फॉर्म में दिखाया गया, इसलिए ऊपर के अस्थियों में जिनकी संख्या ज्यादा है आपको बहुत चौड़े गैप दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपको ये इमेजिन करना है, आपको ये मानकर चलना है कि इनके बीच में भी गैप होता है। जब कभी भी ये गैप किसी कारणवश कम हो जाता है, या अस्थियां एक वर्टिब्रल कॉलम की अस्थि दूसरे अपने नीचे वाले या ऊपर वाले वर्टिब्रल कॉलम की अस्थि से टकराती है, तो उसके टकराने के बाद और घिसने के बाद जो है वहां पर आपको पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। आजकल एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है लोगों को कि उनके सर्वाइकल कॉलम में जो अस्थियां होती है, चूंकि लोग जो है आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इन जैसे चीजों से ज्यादा जुड़े रहते हैं और एक ही पोस्चर में घंटों बैठे रहते हैं, तो उसका ये नुकसान होता है कि लोगों के जो गर्दन के हिस्से में अस्थि है उसके बीच में ये जो गैप है, ये गैप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जब ये गैप कम होने लगेगा तो ये अस्थियां जो है इस तरीके से एक दूसरे से रगड़ेंगी। भाई ऑब्वियस है कि जब आपके शरीर के किसी भाग पर दबाव पड़ेगा, जोर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वहां पर पेन प्रोड्यूस होगा। तो जब दो अस्थियां इस तरीके से मिल जाती हैं, इनके बीच का गैप समाप्त हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर प्रेशर डालती हैं, जोर डालती हैं, तो इससे उस सेक्शन में आपको दर्द सा महसूस होता है। और ये दर्द कई बार इतना अधिक बढ़ता चला जाता है कि ये असहनीय हो जाता है, इनटॉलरेबल हो जाता है। सामान्य रूप से आपने बोलचाल की भाषा में ऐसा सुना होगा, लोग कहते हैं कि गर्दन में जो दर्द है, डॉक्टर को दिखाने गए और डॉक्टर ने कहा आपको सर्वाइकल हो गया है। हालांकि बोलचाल की भाषा में अगर आप कुछ दूसरा बोलेंगे तो शायद लोगों की समझ में नहीं आएगा, लेकिन सही चीज तो ये है कि सर्वाइकल जो है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है, जो गर्दन वाले हिस्से में, उसको आप सर्वाइकल बोलते हैं। सर्वाइकल सब में होता है,
बट सर्वाइकल की अस्थियों में दर्द या सर्वाइकल की हड्डियों में उनका डी शेप हो जाना या उनमें दर्द होना, उनका घिसना, ये सारे कंडीशंस जो है वहां पर पैदा होते हैं और इस वजह से लोगों को वहां पर पेन होता है। एक कंडीशन जो आती है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, जहां पर सर्वाइकल कॉलम की जो अस्थियां हैं उनके बीच में जो गैप आता है, वो गैप अगर कम होने लगे तो उसकी वजह से वहां पेन होना शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, ना कि सर्वाइकल। लेकिन फिर भी मैं फिर से कह रहा हूं कि चूंकि लोगों को बोलचाल की भाषा में सर्वाइकल ही समझ में आता है, इसलिए आम बोलचाल की भाषा में आप उनको बोलने से रोक नहीं सकते। ठीक है, अभी यहां पर देखिए हमारी टोटल कितनी अस्थियां हो गई, 7 और 12 19, 19 और 5 24। लेकिन हमने स्पाइनल कॉर्ड की या वर्टिब्रल कॉलम की जो अस्थियां हैं वो काउंट की थी कितनी, 26 काउंट की थी। तो अभी 2 अस्थियां हमारी रहती हैं, कौन सी हैं? तो देखिए एक अस्थि यहां पर आपको दिखाई दे रही है और दूसरी अस्थि यहां पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो अस्थि आपको बड़ी वाली दिखाई दे रही है, इस बड़ी वाली अस्थि को बोलते हैं सैक्रम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सैक्रम बोलते हैं, या इसको जो है वो हम त्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिक। ये एक अस्थि होती है, आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, कमर के हिस्से से नीचे जो आपका टेल बोन होता है ना, जिसको आप टेल बोन बोलते हैं, वो टेल बोन वाला ये हिस्सा है ना, जो आपके पुच्छ। पहले क्या होता था कि जब हम कपी हुआ करते थे तो हमारे पुच्छ थे, उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, और उस उत्परिवर्तन के कारण हमें जो है यहाँ पर टेल बोन बनता हुआ मिला। और उसके नीचे वाला जो बोन है इसको हम क्या बोलते हैं, अनुत्रिक बोलते हैं। इसके नीचे वाले बोन को क्या बोलते हैं, अनुत्रिक बोलते हैं। इसको कॉक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो एक अस्थि आपकी ये भी हो गई, एक अस्थि हो गई आपकी त्रिक वाली, और एक अस्थि हो गई अनुत्रिक की। 24 जो ऊपर काउंट की थी हमने वर्टिब्रल कॉलम में, सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर की। उसके बाद आप आ जाएंगे तो ये त्रिक और अनुत्रिक आ जाएगा। टोटल आपकी कितनी हो गई, 26। ठीक है, तो ऐसी 26 अस्थियां जो है वो आपको मिल गई। अब यहां पर जरा देखिए, तो मैंने जैसा बताया कि स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी होती है, तो स्पॉन्डिलाइटिस किस वाले हिस्से में होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा में, है ना। सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ पर वर्टिब्रा लिखा होना चाहिए, सर्वाइकल वर्टिब्रा में ये होता है की बीमारी है ये। और दूसरा आपने एक कॉमन बीमारी आजकल सुनी होगी, स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क, तो ये जो स्लिप डिस्क की बीमारी है, ये स्लिप डिस्क की बीमारी होती है किसमें, लंबर वर्टिब्रा, यानी कमर वाले हिस्से में जो है वो स्लिप डिस्क की बीमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेरुदंड यानी कि अपने कशेरुक की अस्थियां जो है वो देख ली। अब कशेरुक की अस्थियों से आगे बढ़ें तो आपके पास रिब बोन्स है ना, यानी आपकी पसलियों की अस्थियां आ जाएंगी। और इन्हीं पसलियों की अस्थियों के साथ साथ, जो कि 24 होंगी संख्या में, या जिनको आप बोलेंगे 12 जोड़ी, कितने बोलेंगे, 12 जोड़ी अस्थियां, या फिर 12 पेयर्स ऑफ बोन्स बोलेंगे। इनके साथ साथ एक अस्थि और आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है, एक अस्थि जिसको हम उरोस्थि बोलेंगे, है ना, जिसको हम उरोस्थि बोलेंगे, या फिर अंग्रेजी में जिसके लिए टर्म होता है स्टर्नम। अंग्रेजी में जिसके लिए टर्म होता है क्या, स्टर्नम। ठीक, तो आपका स्टर्नम वाला ये हिस्सा हो गया, ये बीच का हिस्सा स्टर्नम का हो गया, और इसके अलावा बाकी की पसलियों वाली अस्थियां होंगी। अच्छा, एक कॉमन चीज जो आप यहाँ पर देख पाएंगे वो क्या है, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो आपकी पसलियां है, ये पीछे आपके वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पर देखिए इस चित्र में आपको दिखाई देगा। मान लीजिए ये एक वर्टिब्रा है आपका, ये एक वर्टिब्रा है आपका, ये दूसरा वर्टिब्रा है आपका, तो इसके बीच में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जिससे इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में एक गैप बना होता है ना, इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में एक गैप सा दिखाई दे रहा है। ये जो आपके रिब्स की अस्थियां हैं, है ना, ये आपकी जो रिब्स की अस्थियां हैं, ये इसी वर्टिब्रल कॉलम से जनरेट होती है, वहीं से डेवलप होती है, और पूरा एक रिंग बनाते हुए आती है। और रिंग बनाने के आने के बाद ये बीच की जो अस्थि है, जिसको आप उरोस्थि बोल रहे हैं या स्टर्नम बोल रहे हैं, है ना, जिसको आप उरोस्थि या स्टर्नम बोल रहे हैं, इस स्टर्नम पर आकर क्या होती है, ऐसे जुड़ जाती है ना, ये क्या होती है, इस स्टर्नम पर आकर सारी अस्थियां जुड़ जाती हैं। ये जितनी भी अस्थियां हैं उनको आप 3 भाग में बांटते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है और यहाँ आप चित्र में भी देखिए 3 भाग कौन से हैं। तो देखिए एक भाग जो है वो बताया गया है ट्रू रिब्स। एक भाग क्या बताया गया है, ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स हिंदी में आप बोल सकते हैं वास्तविक पसलियां,
वास्तविक पसलियों की जो संख्या होती है वो नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक, देखिए जो येलो कलर में लिखे हुए हैं, ठीक है, वो आपके नंबर 1 से नंबर 7 तक, ये 7 काउंट कर ले आप, इनको आप ट्रू रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अस्थियां जो है वर्टिब्रल कॉलम से डेवलप होती हैं, स्टार्ट होती हैं, और उसके बाद पूरा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए ये आकर स्टर्नम में सीधा जुड़ जाती है। किस में जुड़ती हैं? स्टर्नम में सीधा जुड़ जाती है। तो स्टर्नम में जुड़ने के कारण, है ना, ये पूरा एक रिंग बनाती है, इसलिए इनको वाकई में हम वास्तविक पसलियां या ट्रू रिब्स मानते हैं। लेकिन इसके बाद के जो 3 जोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर के जोड़े, है ना, 8, 9 और 10, ये जो 3 जोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 3 जोड़ों को आप जो है, ये 8, ये 9, ये 10, इन 3 जोड़ों को आप कूट पसलियां बोलेंगे, इनको फॉल्स रिब्स बोलेंगे। आप मन में सोच रहे होंगे फॉल्स रिब्स क्यों बोले, पसलियां तो दिखाई दे रही हैं, झूठी कहां से हैं ये? लेकिन फॉल्स रिब्स इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरा रिंग नहीं बना रही, बल्कि ये जब वर्टिब्रल कॉलम से शुरू होती तो वर्टिब्रल कॉलम से शुरू होने के बाद इनको जोड़ने के लिए, आगे की ओर इनको जोड़ने के लिए स्टर्नम का हिस्सा नहीं मिल पाता, ये स्टर्नम में आके या उरोस्थी में आके नहीं जुड़ पाती। तो आप देखिए ये आपकर कहाँ जुड़ रही हैं, आपका जो 7वां नंबर का वर्टिब्रा है, उस 7वें नंबर के वर्टिब्रा में जाकर ये सारी जोड़ रही है ना। क्या होता है, 7वें नंबर के वर्टिब्रा में जाकर ये जोड़ रही है, या 7वें नंबर के रिब्स में जाकर जोड़ती हैं। तो इसलिए चूंकि ये पूरा रिंग नहीं बना रही, स्टर्नम में जाकर नहीं जुड़ रही, इसलिए इनको ट्रू रिब्स नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब्स बोलेंगे। कूट, कूट का मतलब झूठा, तो कूट पसलियां बोलेंगे, फॉल्स रिब्स बोलेंगे। ये कौन से नंबर होंगे? 8वें, 9वें और 10वें, 8th, 9th और 10th जो है वो आपको पसलियां यहां पर मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब आपके पास कितनी जोड़ी बच गई? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी में आपको ध्यान रखना है 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी है ये। इनके लिए टर्म यूज हुआ है प्लावी पसलियां, या इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोट करना मतलब तैरना, प्लावित होना मतलब तैरना। कौन सी अस्थि तैर रही है भाई? तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ये 2 नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप 11 और 12 के नंबर में लिख रहे हैं, ये 11वीं और 12वीं जो अस्थियां, ये पीछे जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, T11 और T12 लिखा है, ये जो ग्रीन कलर की अस्थियां हैं, ये वहां से डेवलप तो होती हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन ये रिंग बना ही नहीं पाती और ना ही आकर कहीं पर जुड़ रही हैं। ये सिर्फ जो है वो पीछे से डेवलप होके इस तरीके से लटकी सी रहती है। अब ये चूंकि पूरा रिब्स नहीं बना रही हैं और तैरती हुई अवस्था में दिखाई दे रही है, मतलब ऐसे लटकी हुई सी है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया प्लावी पसलियों का, या उन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। 11th और 12th पेयर, ठीक है। तो आपसे जो प्रश्न पूछेंगे वो प्रश्न क्या है कि कितने नंबर की जो अस्थियां होती हैं वो ट्रू रिब्स में आएंगी, कितने नंबर की अस्थियां जो है वो फॉल्स रिब्स में आएंगी, कौन कौन सी अस्थियां या कौन कौन से रिब्स जो है वो फ्लोटिंग रिब्स कहे जाएंगे। तो ये 3 प्रकार से जो है आपको रिब्स को या पसलियों की अस्थियों को काउंट कर लेना, और इन पसलियों की अस्थियों को इस तरीके से आप देखें। जो 2 रिब्स होंगे वो, जैसा मैंने बताया आपको, स्टर्नम में आकर जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे? स्टर्नम में आकर जुड़ेंगे। तो ये तो एक 24 अस्थियों का हमने देख लिया, और बाकी एक जो हमारे पास अस्थि है वो स्टर्नम है। तो पीछे में जो 80 काउंट कर रहा था, 80 में आपको काउंट करना है 29 अस्थियां आपकी हो गई किसकी? खोपड़ी की, यानी स्कल की। 26 अस्थियां हो गई आपके वर्टिब्रल कॉलम की, 24 अस्थियां हो गई आपके रिब्स की, और 1 अस्थि हो गई आपके स्टर्नम की। तो इस तरीके से ये टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी? 80। 80 अस्थियां जो है यहाँ पर आपको याद रखनी है, 80 अस्थियां जो है यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। अब इन 80 अस्थियों से आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया पूरा अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या हो गया? अक्षीय कंकाल तंत्र हो गया। अब इस अक्षीय कंकाल तंत्र से आगे जब चलेंगे तो आपको मिलेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र। कौन से? उपांगीय कंकाल तंत्र मिलेंगे। इस उपांगीय कंकाल तंत्र को अब हमें समझना है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जो उपांगीय कंकाल तंत्र है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया,
पेक्टोरल गर्डल बनाएंगे, पेल्विक गर्डल बनाएंगे, सॉरी, पेक्टोरल गर्डल बनाएंगे, पेल्विक गर्डल बनाएंगे, ये दो गर्डल बनाते हैं। और इसके अलावा फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की अस्थियां होती हैं। दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता, हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि चार अस्थियां होती है पेक्टोरल गर्डल में, दो अस्थियां होती है आपकी पेल्विक गर्डल में, 60 अस्थियां होती है आपके फोर लिम्स यानी अग्रपाद में, और 60 ही अस्थियां होती हैं आपके हाइंड लिम्स यानी कि पश्चपाद में। तो इस तरीके से हम 126 की गिनती को पूरा कर सकते हैं। अब यहां से देखिए पेक्टोरल गर्डल या अंश मेखला जो है, इसमें चार अस्थियां मैंने बताया था आपको कि चूंकि हमारे दो हाथ हैं और कंधों के साइड भी दो हैं, उन्हीं कंधों के साइड पर इस हाथ को लगना है। तो जो कंधे के साइड है उनमें जो अस्थि मिल रही है, जिसको कि आप क्या कह सकते हैं, जिसको कि आप पेल्विक गर्डल का हिस्सा बोल सकते हैं, या जहां पर ये जो आपके हाथ हैं वो जाकर जुड़ रहे हैं आपके अक्षीय कंकाल तंत्र में, उस हिस्से में आपको दो प्रकार की अस्थियां मिलेंगी। एक अस्थि आपने देखी होगी जो आपके पीठ वाले हिस्से में आप छू सकते हैं दोनों तरफ हाथ करके, ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला जो होती है वो लगभग लगभग त्रिभुजाकार आकार की अस्थि होती है, त्रिभुज के आकार की अस्थि होती है, और ये अस्थि पीठ वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगी। मैं अभी आपको इसका चित्र दिखा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे ये जो अस्थि आपको दिखाई दे रही है, ये जो अस्थि आपको दिखाई दे रही है, कौन सी, ये वाली अस्थि, इसको हम नाम देते हैं क्या, स्कैपुला का, है ना, इसको हम नाम देते हैं क्या, स्कैपुला नाम देते हैं, ठीक है। और इस स्कैपुला से ही मुख्य रूप से यहाँ पर देखें कि इस तरीके से स्कैपुला में ही गड्ढा सा होता है, और इस गड्ढे के पास ही आकर आपका हाथ जुड़ता है। आगे की ओर से दो अस्थियां जो आपके इस स्टर्नम के ऊपर वाले हिस्से से निकलती हैं और जाकर यहां पर जुड़ती हैं। जहां पर क्या होता है, जहां पर आपके हाथ जुड़ेंगे इस वाले हिस्से में, उससे ठीक ऊपर जाकर ये अस्थि जो है कंधे वाली, ये जाकर जुड़ती है आगे से स्कैपुला के पास, है ना, ये आगे से स्कैपुला के पास जुड़ेगी। और इस स्कैपुला में फिर क्या होगा कि ये जो अस्थि का सॉरी आपके हाथ की जो बोन है वो आकर यहाँ पर जुड़ती है। तो जो आपका आगे वाली अस्थि है, इस आगे वाली अस्थि को क्या बोलते हैं, इसको हम क्लेविकल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। इसी अस्थि को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। इसी अस्थि को हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं। तो कॉलर बोन जो हो गया वो क्लेविकल हो गया, और स्कैपुला जो हो गया वो आपके पीठ के हिस्से में कंधे की अस्थि होगी। इसी अस्थि में क्या होता है, आपके हाथ की ऊपरी बाह की जो हड्डी है, ऊपरी बाह की जो अस्थि है वो आकर इसमें मिलेगी, ठीक है। अब इससे आगे देख लें, और इससे पीछे जाकर एक बार मैं नाम आपको बता दूं। स्कैपुला के अलावा कॉलर बोन बताया था आपको, क्लेविकल बताया था, और क्लेविकल को हम कॉलर बोन बोलते हैं, ये ध्यान रखें। दो क्लेविकल हमारे पास होते हैं और दो जो है वो स्कैपुला, ठीक। तो ये तो आपके हो गए किसके, ये आपके हो गए पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला बनाने वाली अस्थि। उसके बाद देखिए पेल्विक गर्डल होता है, श्रोणी मेखला होती है। श्रोणी मेखला यानी कमर वाले हिस्से में जो मेखला बनेगी, जिससे आपके दो पैर जो है वो जाकर जुड़ेंगे। इस हिस्से में अगर आप देखें तो ये पेल्विस का हिस्सा है, और पेल्विस के हिस्से में आप बहुत आसानी से देख रहे होंगे कि इस प्रकार से एक और इस प्रकार से दो, है ना, ये यही दोनों अस्थियां जो हैं वो आगे आती हैं, और आगे आने के बाद आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, और ज्वाइन होने के बाद वहाँ से जो है ये अस्थियां प्रोटेक्ट करती हैं हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र के निचले हिस्से को, है ना, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है, ठीक। अब इससे आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो अस्थि आपको दिखाई दे रही है, इसी अस्थि से जो आपके जांग की अस्थि है, जो आपके जांग की हड्डी है, वो जांग की हड्डी आकर इसमें जो है वो जुड़ रही है। थाई बोन जो है वो इसमें आकर जुड़ रही है, इसमें आपके पेल्विस वाले हिस्से में, है ना। इसी पेल्विस वाले हिस्से में आप इसको क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिप जॉइंट, ठीक है। तो ये हिप जॉइंट वाला हिस्सा हो गया। अब यहाँ से आप अगर देखें तो पेल्विक गर्डल में टोटल दो अस्थियां जो बताई गई, ये
ये अस्थियां किस में है, पेल्विस की अस्थियां ये पेयर में है। तो एक ये हो गई अस्थि और दूसरी अस्थि हो गई ये, ठीक है। इस तरीके से आपको ये अस्थि जो है वो दिखाई देगी। ये आप दो पार्ट में देख सकते हैं, हिप बोन्स जो है वो दो पार्ट में आप ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इनके दो व्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक व्यू देखिए, ये आप जब आगे से देखते हैं इस अस्थि को, तो ये आपको कैसी दिखाई दे रही है अस्थि, ये अस्थि आपको बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई दे रही है। कैसी, ये बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इस दूसरे वाले डायग्राम में देखें, जो ये वाला डायग्राम है, इसको अगर आप देखें तो आप इसमें देखेंगे, इसे पीछे की ओर से अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, गड्ढे सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या है, गड्ढे सा दिखाई दे रहा है। और इसी में आपके पैर की अस्थियां या फिर जिसको आप फीमर बोल रहे हैं वो आके यहाँ पर जुड़े, ठीक है। तो ऐसे करके आपके हिप बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो बता दिया। हमें एक्चुअली ये काउंट करना था कि हिप में हमारे मेजर कितने बोन्स होते हैं। तो हिप में मेजर आप देख लें, दो ही बोन्स हैं, एक ये राइट हिप बोन है और एक ये जिसको आप लेफ्ट हिप बोन बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको बोन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आइए इससे आगे चलें। तो हमने पढ़ लिया पेल्विक गर्डिल, हमने पढ़ लिया पेल्विक गर्डिल पढ़ लिया और पेक्टोरल गर्डिल पढ़ लिया। उपांगीय कंकाल तंत्र में दो पार्ट। अब उपांगीय कंकाल तंत्र में हम आ जाएंगे तीसरे हिस्से में, जिसको हम बोलेंगे फोर लिम्स। क्या बोलेंगे, फोर लिम्स वाला हिस्सा बोलेंगे, या जिसको आप अग्रपाद बोलते हैं। ये जो फोर लिम्स का हिस्सा हो गया, इसमें 60 हड्डियां होंगी, 30 जोड़े आप बना लीजिए, 30 इन ईच हैंड, है ना। 30 हड्डियों का एक जोड़ा जो है वो यहाँ पर मिलेगा फोर लिम्स के फॉर्म में। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कई सारी अस्थियां हैं, नाम मैं पढ़ देता हूँ। ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स और फैलेंजिस, ठीक है। ये नाम है आपके पास, ये लिखे हुए हैं, आप इनको बाद में देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको चित्र से बता देता हूँ कि जिन अस्थियों की बात हमने की है वो कौन सी अस्थियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ह्यूमन के फोर लिम्स की अस्थियों की बात कर लेता हूँ। फोर लिम्स की अस्थियां हम गिन लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो फिर से मैं बता दूं, ये वाली जो अस्थि है, इस अस्थि को आप स्कैपुला बोलते हैं, है ना। इस अस्थि को क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं। और इस स्कैपुला के अलावा ये वाली जो अस्थि आपको दिखाई दे रही है, ये जो दो अस्थियां हैं, इन्हीं को आप बोलते हैं कॉलर बोन, या फिर इनको आप अंग्रेजी में बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं, इनको क्लेविकल बोलते हैं। क्लेविकल आगे से सपोर्ट के लिए होता है, लेकिन जो आपके बांह की ऊपरी बांह की अस्थि है वो कहाँ जाकर जुड़ रही है, तो ऊपरी बांह की अस्थि आपके स्कैपुला में जाकर जुड़ रही है। स्कैपुला में इस तरीके से जो है वो आप कहते हैं कि खोखला हिस्सा होता है गर्डल वाला, और वहां पर जाकर ये अस्थि जुड़ रही है, ठीक। अब आइए हाथ की अस्थि या आपके जो फोरलिम की अस्थि है वो कौन कौन सी है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले ये बड़ी अस्थि आपको दिखाई दे रही है, जो सबसे बड़ी है इस तरीके से, इसको आप जो है वो बोलते हैं ह्यूमरस। इसको आप क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस जो है वो इस तरीके से एक एक हाथ में एक एक हड्डी हो, ठीक है। ये ह्यूमरस का हिस्सा हुआ। अच्छा, ह्यूमरस जो है इसको आप जो है ऐसी अस्थि देखते हैं कि जो नीचे वाले हिस्से में, जो आपके कोहनी वाला हिस्सा, उसमें ये इस तरीके से निकला हुआ सा हिस्सा दिखाई देता है। जब आप अपने दोनों बाह मोड़ते हैं तो मोड़ने के बाद ये ह्यूमरस का हिस्सा ही जो है वो आपको कोहनी के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर ये एक्चुअली हड्डी का ही भाग है, ये अलग से कोई हड्डी नहीं है कोहनी की, ठीक है। तो कोहनी का जो हिस्सा है वो आपके ह्यूमरस का ही हिस्सा होता है। ह्यूमरस के हड्डी को या अस्थि को जो है वो आप अपर आर्म बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर आर्म बोन, या फिर आप बोलते हैं ये ऊपरी बाह की अस्थि, है ना। इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी बाह की अस्थि या फिर अपर आर्म बोन बोलेंगे, ठीक। जब आप इससे नीचे आए ह्यूमरस से, तो जो आपका लोअर आर्म है, जो आपके नीचे वाली बाह है, इस नीचे वाली बाह में आपको दो अस्थियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक अस्थि देखिए ये वाली, और दूसरी अस्थि ये वाली। अगर आप अपने हाथ के इस निचले वाले बाह के हिस्से को टच करेंगे तो आपको आपके पकड़ में एक मोटी अस्थि आएगी, है ना। ये मोटी अस्थि जो आप छू पाते हैं वो होती है रेडियस।
है ना, वो कौन सी अस्थि होती है, रेडियस होती है, और यहाँ पर ये रेडियस आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक। लेकिन उस रेडियस को सपोर्ट करने के लिए एक पतली हड्डी भी होती है, उस पतली हड्डी को हम अल्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम अल्ना बोलते हैं। तो ये रेडियस और अल्ना दो अस्थियां जो हैं वो आपकी कहाँ है, लोअर आर्म की बोन है ना। ये अपर आर्म बोन हो गया, तो रेडियस अल्ना क्या हो गई, लोअर आर्म बोन्स, है ना। ये क्या हो गई, लोअर आर्म बोन्स कही जाएगी, या निचले बाह की अस्थियां जो है वो कही जाएगी, ठीक। अब ये जो दो बाह है, निचला बाह है, ये आपके पाम वाले या हथेली वाले हाथ पर भाग पर आकर जुड़ता है। लेकिन वहां पर जुड़ने से पहले आप जिस हिस्से से अपने हथेली को मोड़ पाते हैं, ठीक है, वो हिस्सा आप बोलते हैं कलाई का हिस्सा है, रिस्ट वाला पार्ट है। और इस रिस्ट वाले पार्ट में छोटी छोटी कई सारी हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों को हम कार्पेल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कार्पेल्स बोलते हैं। आप देखिए दोनों तरफ आपको ये जो है कार्पेल्स दिखाई दे रहे हैं। इस बड़े वाले चित्र में आप देखेंगे तो कार्पेल्स में टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 हड्डियां जो है वो कार्पेल्स में मिलती हैं। यानी कार्पेल्स, जिसको कि आप क्या बोल सकते हैं, रिस्ट बोन्स बोल सकते हैं। कार्पेल्स को क्या बोल सकते हैं, रिस्ट बोन बोल सकते हैं, या कलाई की अस्थियां बोल सकते हैं। तो आपके रिस्ट वाले हिस्से या कलाई वाले हिस्से में कितनी अस्थियां होती हैं, इसमें अस्थियां होती हैं टोटल 8। तो एक हाथ में 8, दोनों हाथ मिलाकर कितने हो जाएंगे, 16। तो अभी आपने यहां पर काउंट कर लिया, अपर आर्म बोन्स जो हो गए ये हो गए आपके 2, लोअर आर्म बोन्स हो गई आपकी 4, रिस्ट बोन्स हो गई आपके 16, ठीक। इसके बाद देखिए ये जो आपकी कलाई है, इससे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पाम वाला यानी आपके हथेली वाला हिस्सा मिलेगा, जिस हथेली वाले हिस्से में आपको 5 अस्थियां मिलेंगी। 5 अस्थियां क्यों, क्योंकि हमारी 5 उंगलियां होती हैं, उन उंगलियों को हथेली पर जोड़ना होता है। तो यहां पर देखिए नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5, ये 5 अस्थियां हैं आपकी। इनको आप क्या बोलते हैं, पाम बोन्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पाम बोन्स बोलते हैं, या फिर इनको आप मेटाकार्पल्स बोलते हैं, है ना। इनको आप क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स बोलते हैं, पाम बोन्स या फिर मेटाकार्पल्स, है ना। तो मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी हुई, मैंने बताया एक हथेली में 5, तो टोटल ये कितनी संख्या हो जाएगी, 10। इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अब जब आपकी हथेली से आप आगे वाले हिस्से को देखते हैं, तो उस हथेली से आगे वाले हिस्से पर 5 उंगलियां आपकी जुड़ी होती हैं। या तो आप 5 उंगलियां बोल लीजिए, या फिर आप 4 उंगलियां और एक अंगूठा बोल लीजिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 5 ये टोटल फिंगर्स जो हैं वो आपके जुड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो फिंगर की अस्थियां होती हैं इनको बोलते हैं फैलेंजेस, है ना। इनको क्या बोलते हैं, फैलेंजेस बोलते हैं, या आप इनको फिंगर बोन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिंगर बोन्स आप बोल सकते हैं। ये जो फिंगर बोन्स होंगे वो कितने होंगे, यहां पर आप काउंट कर सकते हैं। देखिए जो 4 उंगलियां जिनको आप बोल रहे हैं, उसमें जो अस्थियों की संख्या आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, हर एक उंगली में 3। देखिए आप यहाँ पर काउंट करिए, 1 2 3, है ना, 1 2 और 3। उसी तरीके से यहाँ पर 1 2 और 3, है ना, 1 2 और 3, ठीक। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप अपनी उंगली वाले हिस्से को मोड़िए। उंगली वाले हिस्से को कंप्लीट मोड़ेंगे तो आपको 2 जोड़ दिखाई देंगे, या 2 मोड़ आपको पड़ते हुए दिखाई देंगे। तो यानी 3 अस्थियां हैं, उनके बीच में 2 जोड़ बन रहे हैं। तो इस तरीके से 3-3 अस्थियां हर एक उंगली में, तो टोटल कितने हो गए नंबर, टोटल नंबर यहाँ पर हो गए आपके 12, है ना। ये 12 अस्थियां हो गई। और 12 के अलावा आप जैसे ही अंगूठे वाले हिस्से में आएंगे तो आपको 1 और 2, यहाँ सिर्फ 2 अस्थियां मिल रही हैं। तो 12 और 2 14, एक हाथ में 14 अस्थियां होंगी आपके उंगली की, जिनको आप फैलेंजेस बोलते हैं। और इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाती है, तो इनकी संख्या टोटल दोनों हाथ मिलाकर हो जाएगी कितना, 28। कितनी हो गई इनकी संख्या, 28। तो आप जरा काउंट कर लीजिए, आपके पास 2 ह्यूमरस है, 4 कुल मिलाकर रेडियस अल्ना हो गए,
16 आपकी अस्थियां हो गई रिस्ट बोन्स की, 10 आपकी अस्थियां हो गई पाम बोन्स की, और टोटल मिलाकर 28 अस्थियां हो गई किसकी? 28 अस्थियां हो गई आपके ये जो आपके उंगलियों की अस्थियां हैं वो। इनको अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल संख्या आपकी कितनी हो जाती है? 60, है ना। 28 और 2 30, 16 और 4 20, कितने हो गए? 30 और 20 50, और 10 ये 60। ये 60 अस्थियां जो है वो आपके हाथ की हो गई। किस अस्थि को क्या नाम देते हैं ये आप चित्र से भी देख सकते हैं, और पीछे आपको टेक्स्ट में भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। यहाँ पर जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि किस अस्थि को क्या बोलते हैं। ह्यूमरस, रेडियस एवं अल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स और फैलेंजेस। यहाँ पीछे जो चित्र में नाम दिया गया है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स लिखा गया है। एक्चुअली ये स्पेलिंग जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इनको हम कार्पेल्स बोलते हैं, PELS होता है, और मेटाकार्पेल्स बोलते हैं, यहाँ पर भी ई है, ठीक है। तो कार्पेल्स और मेटाकार्पेल्स ये दो अस्थियां जो है, एक रिस्ट बोन एक पाम बोन, और बाकी फैलिंजेस जो है इनको आप फिंगर बोन्स बोलते हैं, ठीक। तो ये आपके 4 लिम्ब की अस्थियां होगी। 4 लिम्ब की अस्थियों के बाद यहाँ पर आप अब देखेंगे हाइंड लिम्ब की अस्थियां, यानी पश्चपाद। पश्चपाद का मतलब हो गया कि आप अपने पैरों की अस्थियों को काउंट करेंगे। अस्थियों की संख्या उतनी ही है 60, जैसा कि हमने 4 लिम्स में काउंट किया। यानी ये भी यहाँ पर भी 30 अस्थियों के एक जोड़े बनेंगे, 30 अस्थियों के एक जोड़े बनेंगे। एक पैर में 30 अस्थियां और दूसरे पैर में 30 अस्थियां, ठीक। शुरुआत करते हैं जरा इस चित्र के साथ। तो इस चित्र में सबसे पहले आप देखें, आपके पास ऊपर मैंने ये हिप बोन दिखाया था। हिप बोन से लगता हुआ जो बोन आपको यहाँ पर दिखाई देगा उसको आप बोलेंगे फीमर, है ना। उसको आप क्या बोलेंगे? फीमर। फीमर को हम जांघ की हड्डी या थाई बोन बोलते हैं। फीमर को जांघ की हड्डी या थाई बोन बोलते हैं। निश्चित रूप से आप काउंट करेंगे तो एक ये फीमर और दूसरा ये फीमर, 2 पैर है तो 2 फीमर होंगे ही होंगे। फीमर की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। फीमर को लेकर आपको ये याद रखना है कि ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, लॉन्गेस्ट बोन, है ना, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। ये लॉन्गेस्ट बोन कही जाएगी। और इस बोन के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको घुटने वाले हिस्से में, है ना, ये जो घुटना वाला हिस्सा है, इस घुटने वाले हिस्से में भी आपको एक बोन दिखाई देगा। इस बोन को आप नी बोन बोलते हैं। नी बोन यानी घुटने की कटोरी, या इसको नाम देते हैं पटेल्ला। एक बोन यहाँ और दूसरी बोन यहाँ, इनकी भी संख्या होती है 2, ठीक। थाई से नीचे आएंगे, पटेल्ला से नीचे आएंगे तो आपको लोअर लेग का हिस्सा मिलेगा। जैसे आपको अब लोअर आर्म वाले हिस्से में 2 अस्थियां दिखाई देती, वैसे ही लोअर लेग वाले हिस्से में भी 2 अस्थियां दिखाई देंगी, जिनमें से एक बोन जो होगा वो मुख्य बोन होगा। इसको हम बोलते हैं टीबिया। टीबिया को हम शिन बोन भी बोलते हैं। टीबिया को क्या बोलते हैं? शिन बोन बोलते हैं। और टीबिया को सपोर्ट करती हुई एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं फिबुला। टीबिया को सपोर्ट करती हुई बोन है जिसको हम बोलते हैं फिबुला। एक जोड़ा टीबिया फिबुला एक पैर में, तो दूसरा जोड़ा दूसरे पैर में। टोटल मिलाकर कुल 4 बोन्स हो जाएंगे टीबिया और फिबुला के, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे। तो ये जो टीबिया फिबुला नीचे आकर एंकल वाले हिस्से में या एडी वाले हिस्से में आकर, जैसे हमारे हाथों में रिस्ट थे वैसे पैरों में एडियां होंगी, और एडियो वाले हिस्से में जो आपको हड्डी मिलेगी वो मिलेंगे, उनको कहेंगे हम टार्सल्स। टार्सल्स की जो अस्थियां होती है, देखिए रिस्ट में हमारे 8 अस्थियां थी, रिस्ट में हमारे 8 अस्थियां थी। 8 यहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि 2 अस्थियां यहाँ पर घट गई, पटेल्ला बना दिया ना इन्होंने, ठीक है, नी बोन, घुटने की कटोरी। तो ये जो टार्सल्स हैं इनकी संख्या एक पैर में हो जाएगी 7, और दोनों पैर मिलाकर ये कितने हो जाएंगे? 7 गुना 14, यानी 14 अस्थियां जो है वो आपके एंकल वाले बोन्स की, या आपके जो एडी वाला जो हिस्सा है उसमें होंगे, ठीक। उसके बाद आपके फुट वाला हिस्सा आ जाएगा, आपके फुट वाला हिस्सा आ जाएगा, पंजे वाला हिस्सा, पैर का पंजा। तो पैर का जो हिस्सा है, जो फुट है, इन अस्थियों को हम क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल्स बोलते हैं। जैसे आपके पाम में 5 हड्डियां थी, वैसे ही आपके मेटाटार्सल्स में भी 5 हड्डियां होंगी एक पैर में, दोनों मिलाकर 10। तो मेटाटार्सल्स हो जाएंगे आपके कितने? 10, ठीक है। और इसके अलावा पैर की उंगलियों की अस्थियों को भी आप फैलेंजेस ही बोलेंगे। जितनी अस्थियां आपके हाथ में हैं
उतनी ही अस्थियां आपके पैर के उंगलियों में भी मिलेंगी। यानी एक हाथ में 14 थे, है ना, उंगलियों की अस्थियां, उसी तरीके से एक पैर में भी उंगलियों की अस्थियां, अंगूठा वगैरह सब मिलाकर 14 होंगी, और दोनों पैर मिलाकर कितने हो जाएंगे, 28, है ना। तो यहाँ पर आपको कितनी हो जाएंगी, 28 अस्थियां जो है इस तरीके से मिल जाएंगी। ठीक, आप नंबर काउंट कर लीजिए, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 14 22, 22 और 10 32, 32 और 8 28 60। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हो गए, 60 हो गए, 60 हो गए। तो ये हमारे अलग अलग बोन्स हो गए। देखिए, नाम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नी बोन, इसको आप पटेला बोलते हैं। थाई बोन, इसको आप फीमर बोलते हैं। टीबिया और फिबला, ये लोअर लेग की बोन्स हो गई। टार्सल्स एंकल के बोन हो गए। मेटाटार्सल्स आपके फुट के बोन हो गए। और फैलेंजेस जो है ये आपके उंगलियों की हड्डियां, चाहे वो हाथ की बोले या पैरों की बोले, इनको आप फैलेंजेस ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो अस्थियां हैं, इन अस्थियों के टोटल नंबर और इनके क्या नाम है, ये पूरा आपको डिटेल में बताया मैंने। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे। नी बोन को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन को क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी में सबसे जो लंबी हड्डी है, जो सबसे लंबी अस्थि है, वो कौन सी होती है, सबसे छोटी अस्थि जिसको अभी स्टेप्स आप कान में देख कर आए, वो सब कौन सी होती है, सबसे छोटी अस्थि। ठीक है, अपर आर्म के बोन को क्या बोलते हैं, लोअर आर्म के बोन्स को क्या बोलते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉमन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर से। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से बार बार रिवीजन करके इन नामों को याद कर लेना है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है, यानी जिन्होंने 10th के बाद बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, क्योंकि 10th तक तो हड्डियों के नाम आपको बताए नहीं जाते। 10th के बाद ही 11th और 12th में आने के बाद आपको इनके विषय में पता चलता है। तो जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, या फिर जो साइंस के बैकग्राउंड के हैं लेकिन मैथमेटिक्स है जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, उनके लिए थोड़ा सा नाम याद करना कठिन हो जाता है। और इसलिए उन बच्चों से मैं बार बार बोलूंगा कि आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर ले चीज़ों को। चित्र के साथ ये वीडियो है, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखें और उसके बाद जो है आप सारे चीज़ों को विजुलाइज करते हुए एक बार नाम याद करें। पूरी उम्मीद है कि 2-3 बार 4 बार के बाद आपको सारे नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। इवन आप काउंट भी कर पाएंगे कि कितनी अस्थियां किस वाले हिस्से में है। तो इससे आपसे इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न आप निश्चित रूप से सॉल्व कर पाएंगे। कोई संदेह नहीं है कि इसमें आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई कठिनाई। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट डालें। अगर इस वीडियो में कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और ऐड करना है, तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर लिखें। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मुझे ये मेरे उत्साह के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप में से अगर जो नए लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अच्छा लगे तो आप इसको अपने नियर एंड डियर को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सहपाठियों को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच इस पूरे सेशन को देखने के लिए। अगली वीडियो में मैं एक और चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।